वेलकम मेरे बच्चों। फिर से आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की, जी हाँ, अभी मैं सब सिर्फ 10वीं कक्षा के ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो 10वीं कक्षा की एक पाठ है तीसरी कसम, उसका वीडियो अपलोड करी, मैं तो उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो आज हम लोग मिलके पढ़ते हैं। क्या है, कौन सा कहानी, कौन सा पाठ? तीसरी कसम। तो जैसा आप लोग जानते हो कि जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना पीपीटी ओपन करती हूँ और पीपीटी के आधार पर फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ। उसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड किए हैं। तो जब आप लोग इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीसरी कसम, स्पर्श भाग 2 का पाठ है 13, जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार। ठीक है, तो ये पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सीबीएसई ने हमारे पाठ्यक्रम में, मीन्स आपके सिलेबस में, ये मूवी का नाम को क्यों डाला है? आखिर वो क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं तीसरी कसम के शिल्पकार के द्वारा? वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसको किन्होंने बनाया है, जब वो बना रहे थे तो उन समय उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। ठीक है, और इसमें नायक कौन थे, नायिका कौन थी, अपनी कहानी का योगदान किसने दिए थे, कहानी का मूल भाव क्या है, और सारा कुछ हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है? तीसरी कसम के शिल्पकार। शिल्पकार मीन्स बनाने वाले कौन है? शैलेंद्र है। तो चलिए हम लोग सिलेबस में क्यों ऐड किया है, उद्देश्य क्या है, वो पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, ये देखिए पाठ का उद्देश्य। शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। क्या थे? शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। वो कैसे कवि थे? इसका मतलब कि शैलेंद्र एक कवि थे, कविता लिखने वाले थे। और कविता लिखने वालों ने मूवी का निर्माण किया, तब तो सच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस था ही। और चैलेंजेस को जब लोग पार करते हैं तो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। हाँ, तो ये हुई ना, इसीलिए शायद हमारे सिलेबस में ये ऐड किया गया है। तो शैलेंद्र क्या थे? भावुक कवि थे, आदर्शवादी। आदर्शवादी मीन्स आइडल को के पक्के, रूल का पक्का होना चाहिए, नियम के अनुसार चलने वाले, और इमोशन से भरे हुए एक ऐसे पोएट थे, कवि थे। लेखक का मानना, लेखक कौन? जो इस कहानी, इस मूवी के लिए कहानी दिए हैं, कहानीकार हैं। ठीक है, तो उनका क्या मानना था? कहना था कि शैलेंद्र जीवन के आदर्शों और भावनाओं को सर्वप्रथम रखने वाले कवि थे। वो कैसे कवि थे कि जीवन में बिना फायदे और नुकसान के बारे में सोचे बगैर वो भावनाओं को पहले वैल्यू देते थे, रूल्स, आदर्श, आइडियल थिंग को वो वैल्यू देते थे। ऐसे वो कवि थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो फिल्म का निर्माण किया है उसमें भी वही भावनाएं से ही भरी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि जब उन्होंने भावनाओं, संवेदनाओं और साहित्य की विद्याओं के आधार आधार पर तीसरी कसम फिल्म को बनाया, तो उनका उद्देश्य केवल अंतर्मन की शांति था। पैसा कमाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब कि अगर हम अपने जीवन में कोई काम करते हैं तो हम उसके लिए फायदा नुकसान के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते हैं। लेकिन शैलेंद्र के बारे में कहना है कि वो ऐसे नहीं थे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बारे में वो नहीं सोचते थे। जो सही है उसके आधार पे काम करेंगे, भले उसमें उनको फायदा हो या नुकसान हो। ठीक है, तो जब उन्होंने ये फिल्म को भी बनाने का तय किया था, निश्चय किया था, तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां लोगों का ये उद्देश्य होता है पैसा कमाना। कोई काम को करके पैसा कमाना उद्देश्य होता है, किस तरह से हम पॉपुलर हो और पैसा कमाएं। लेकिन शैलेंद्र ऐसे नहीं थे। वो चाहते कि नहीं, हम ऐसा काम करें ताकि रूल के खिलाफ ना हो, आदर्श हो, और उसको करने से हमारे मन को शांति भी मिले, भले उसमें मेरा नुकसान हो तो हो। ठीक है, तो ये थे ऐसे। शैलेंद्र ने धन कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी।
उनका उद्देश्य एक सुंदर कृति बनाना था, मीन्स एक सुंदर सी पिक्चराइज करना था, एक कहानी को सबके सामने प्रदर्शित करना था। उन्होंने मूल कहानी को यथारूप में प्रस्तुत किया। और ये जो कहानी जो मूवी में दिखाई गई है, तो कहते हैं कि जब हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सुख और दुख भावनाओं को पूरा ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब उसमें मसाले डाल के कहीं कट करना है, कहीं ऐड करना है, सो दैट हमारा मूवी बहुत हिट हो। ओके, तो वैसे में लोगों की भावनाओं का भी खिलवाड़ किया जाता है कि भले लोग क्या सोचे, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना, ताकि लोगों में इमोशंस भर जाए और रेटिंग बढ़े, टीआरपी बढ़े, हमारी कमाई हो। ठीक है, तो ऐसे करना था। लेकिन शैलेंद्र क्या करे कि नहीं, कहानी जैसी थी उसको एज इट इज यथारूप मीन्स वैसे के वैसे ही प्रस्तुत किया है, ना उसमें कुछ ऐड किया है, ना उसमें से कुछ निकाला है। उनके योगदान से एक सुंदर फिल्म तीसरी कसम के रूप में हमारे सामने है, और इस कारण से एक बहुत ही अच्छी फिल्म तीसरी कसम हम लोग के सामने आई, हमने उसे देखा। लेखक के अनुसार मीन्स इस कहानी के कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस मूवी के, इस कहानी के अनुसार जो तीसरी कसम फिल्म है, कोई सच्चा कवि हृदय ही समझ सकता है। मीन्स कहते हैं ना कि जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो वो आसान से सरल शब्दों में नहीं लिखते, उसको समझने के लिए कवि का इमेजिनेशन को समझना होता है, उसके आधार पर कवि क्या बताना चाहता है अन्य उदाहरणों के द्वारा हमें समझना पड़ता है। सो इसलिए इसमें भी यही बताया गया है कि मूवी में भी जो दिखाई गई है फिल्म में, वो एक कवि, मतलब कि अगर हम उसको, हमारे अंदर वो भावना है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उसके पीछे फीलिंग क्या है, अगर हम उसको समझ सकते हैं तभी हम मूवी को भी समझ पाएंगे। लेखक का यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्म की कलात्मकता काबिले तारीफ है। मीन्स इसमें जो कलाकारी दिखाई गई है, प्रेजेंटेशन किया गया है, इसमें जो कला का प्रदर्शन किया गया है, वो सच में बहुत ही बखूबी से, अच्छे से प्रदर्शन किया गया है। उसकी काबिले तारीफ मतलब उसकी प्रशंसा की जा सकती है, वो प्रशंसा के योग्य है। शैलेंद्र एक संवेदनशील तथा भावप्रवण कवि थे। भाव मीन्स भावुक, इमोशन से भरे हुए कवि थे। उनकी संवेदनशीलता इस फिल्म में स्पष्ट रूप से मौजूद है। वो कैसे इमोशन से भरे हुए थे, कैसे वो सोचते थे, वो फिल्म को देखकर पता चलता है। यह संवेदनशीलता किसी साधारण फिल्म निर्माता में नहीं देखी जा सकती। मीन्स जो नॉर्मल, जो फिल्म बनाने वाले जो अन्य लोग हैं, उनमें ऐसे नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो भावनाओं को बढ़ा चढ़ा के, कभी कहीं घटा के, कहीं बढ़ा के, अपने फायदे के अनुसार वो ऐड करते हैं। तो वो हम लोग ये मूवी को देखने के बाद समझ सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसी एडिटिंग नहीं की गई है। तो इसलिए मतलब कि, तो ये उद्देश्य में क्या बताना था, भावना और आदर्श होना जरूरी है। जीवन में क्या होती है, भावना, आदर्शवादी होना जरूरी है। हर काम फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर नहीं किया जाता है, कभी सच्चाई को भी अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए, मैसेज देने के लिए ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब इस कहानी, इस जो ये जो मूवी है, इसका जो मेन निर्देश मीन्स मेन वैल्यू क्या क्या है, कंटेंट क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यह एक पटकथा है, मीन्स कहानी है। शैलेंद्र कवि है, कविता को कहानी का रूप दिया है। और कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो तो ये कहाँ से लिए गए, एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई है, जिसका जो कहानी का नाम क्या है, मारे गए गुलफाम। और उसी कहानी को लेकर शैलेंद्र ने ये मूवी बनाई है, उस पर आधारित है। किसने बनाया है, शैलेंद्र ने। बनाने से पहले लोगों ने आगाह किया था। अब चैलेंजेस क्या है, जब शैलेंद्र ये मूवी बनाने की शुरुआत किए, लोगों के सामने अपनी राय रखे, तब लोगों ने इनको आगाह किया, अलर्ट किया कि देखो भैया, ये जो मूवी बना रहे हो इसकी सफलता पर संदेह है, मीन्स इसमें तुम्हें बहुत फायदा होगा, ये डाउट है, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मूवी है ये लीक से हटकर है, मीन्स मिर्च मसाले से भरी हुई नहीं है, एंटरटेन नहीं कर रही है। उसको समझने के लिए एक कविता का, कवि का होना जरूरी है। सो लीक से हटकर है, तो हो सकता है ये सफल ना हो, तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। और फिर दूसरा क्या चैलेंजेस आया, जब लोगों में ये बात फैली कि ये लीक से तो ही हटके है, तो इसे वितरक नहीं मिले।
के वितरक नहीं मिले। इसमें क्यों निहित संवेदना भाव आसानी से समझ में नहीं आ सकता। लाभ मिलने की कम आशा थी, तो वितरक मीन स्पॉन्सर, खरीदार नहीं मिले। ओके, लोग अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे कि भैया लगाएंगे तो पता नहीं उतना पैसा आएगा या नहीं आएगा, फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो रहने दो, जो आ जाएगा वो आ जाएगा, हमें नहीं अपने पैसे खर्च करने। तो इसको स्पॉन्सर्स नहीं मिले। अब इसकी समीक्षा की गई, मीन्स लोगों ने इसकी आलोचना की, इसके बारे में क्रिटिसाइज किया, कमेंट किया, बहुत कुछ बताया। क्या बताया? फिल्म बनाते समय आने वाले समस्याओं पर ध्यान दिया। लोगों ने इसके बारे में बहुत मतलब कि स्टेटमेंट, अपने अपने स्टेटमेंट डाले हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आएंगे, इसमें ये प्रॉब्लम आएंगे, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसके गाने को ऐसे एडिटिंग किया जा सकता है, सो मच ऑफ थिंग्स। वो सब किया गया। फिर इसको क्या बताया गया? सेलुलाइट मीन्स स्क्रीन, सेलुलाइट पर लिखी एक कविता बताया गया। लोगों ने कहा कि ये कहानी नहीं, ये कविता है, और नॉर्मली कविता तो आसान शब्दों में होते नहीं है, और जो लोगों को जल्दी समझ में आती नहीं है, उसके लिए तो दूसरा हृदय होना चाहिए, अलग से सोचना चाहिए, तब समझ में आएगी। तो ये तो सेलुलाइट मीन स्क्रीन पे एक कविता को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म भी कविता के समान भावुकता, संवेदना और मार्मिकता से भरी हुई थी। ठीक है, तो इसके ये मुख्य बिंदु हैं। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं पाठ क्या है। तो पाठ क्या है कि एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम, जिसका मेन नाम था मारे गए गुलफाम, को सिनेमा पर्दे पर उतारा, तो फिल्म मील का पत्थर सिद्ध हुआ। मील का पत्थर मतलब कि बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, अर्थात इस फिल्म की जगह कोई दूसरी फिल्म नहीं ले पाई। मतलब वो इतनी सक्सेस हुई जिसके बारे में लोगों ने सोचा कि पता नहीं सफल होगी या नहीं होगी, लाभ नहीं मिलेंगे, वितरक नहीं मिले। वो फिल्म बहुत ज्यादा सक्सेस हुई, और इतनी सक्सेस हुई कि इसके सामने उस समय के जो प्रदर्शित फिल्म थे वो सारे कोई टिक ही नहीं पाए। ओके, दूसरी नहीं ले पाई। तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्य से भरपूर फिल्म को बनाना कितना कठिन और जोखिम वाला काम है। तो ये भी एक मैसेज है कि अगर आप कोई यूनिक काम को करना चाहते हैं, तो कुछ अलग, मतलब सबसे अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो भैया चैलेंजेस का तो सामना करना ही पड़ेगा। जोखिम मीन्स रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और जिसने ये रिस्क उठाया उसको तो सफलता मिलना निश्चित है। तो ये भी बताया गया है। उस समय अब कहा गया कि संगम नाम की फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के बाद फिल्म के नायक राज कपूर में गहरा आत्मविश्वास बढ़ गया। तो कहते हैं कि इस फिल्म में भी राज कपूर ने ही अपना रोल अदा किया है, लेकिन जब ये फिल्म की शुरुआत होने से पहले क्या है, संगम उन्होंने बनाया था और वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो जब कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें प्रसिद्धि मिलती है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है, राइट। और जब हम लोग उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ऐसे समय में हम लोग कुछ अलग से काम भी कर देते हैं जो नहीं भी करना चाहिए, कुछ ऐसे भी फैसले लेते हैं। तो उसी तरह से राज कपूर में भी एक बहुत बड़ा गहरा आत्मविश्वास आ गया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया ना कि एक साथ कई सारी फिल्मों का निर्माण की घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया। इन्हीं फिल्मों में सन 1966 में कवि शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम भी शामिल था, और उन्हीं दिनों तीसरी कसम भी उसी में से एक थी। तो कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी हुई एक कविता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है। तीसरी कसम फिल्म कवि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब जहां लोग इसकी समीक्षा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, लोग वितरक नहीं मिल रहे थे, वहीं जब ये हिट हुई, बनी, और तो बहुत सारे पुरस्कार भी इसको मिले थे। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी, जिसके लिए इस फिल्म को बहुत तारीफ भी हुई थी। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। अभिनय को देखते हुए तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन की गई सभी फिल्मों से सबसे खूबसूरत थी।
राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब भी हासिल हुआ था। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और अपनी आंखों से ही भावनाओं को दिखाने में माहिर थे। कि इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में भी माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबी से निभाया है। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं के खतरों से भी परिचित कराया। परंतु शैलेंद्र को न तो अधिक धन संपत्ति का लालच था, ना ही नाम कमाने की इच्छा थी, इसलिए वो ये सारे बातों पे ध्यान नहीं दिए। उन्होंने तो बस अपने फिल्म पे ही ध्यान दिया। उसे तो केवल अपने आप से संतोष की कामना थी, मीन्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, कि मैंने ये अच्छा काम किया है, ये जान के मुझे खुशी हुई, संतोष मिली है, तो वो काम किया है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कामना थी। तीसरी कसम चाहे आज बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन यह कड़वा सच है कि इसे पर्दे पर दिखाने और प्रसारित करने के लिए लोग बहुत ही मुश्किल से मिले थे। कौन? वितरक मिले थे। ओके, तो उस समय बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था शैलेंद्र को। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ये जो प्रदर्शित फिल्में भावनाएं थी, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। तो तीसरी कसम की ये कहानी है। ठीक है, अब ये बताया कि इसमें अब है कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। जैसे कि एक गाना है श्री 420 का, एक गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इसमें एक लाइन है, रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां। तो इसी तरह से शैलेंद्र के में भी जब ये हो रही थी, तैयार हो रही थी, तो शंकर जयकिशन ने इस पे आपत्ति दिखाई थी, कि मीन्स ऑब्जेक्शन किया कि देखो भैया, चार दिशाएं तो लोग समझ सकते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, लेकिन ये 10 दिशाएं क्या होती है, सो इसको ना कट कर दो। लेकिन शैलेंद्र, पता है, आदर्शवादी, उनको तो अपनी सेटिस्फेक्शन की चिंता, वो मतलब वो चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो है अगर लोग समझेंगे तो दसों दिशाएं भी वो समझेंगे, अगर चार दिशा समझ सकते हैं तो 10 दिशा भी समझेंगे, और फिर मैं ये नहीं करूंगा। तो फिर जब ये फिल्म और ये गाना प्रदर्शित हुआ तो फिर से लोगों में ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसी तरह से तीसरी कसम के बारे में भी कहा जाता है कि जब शैलेंद्र ये मूवी बनाने के तैयार हुए तो अपनी कहानी उन्होंने राज कपूर, उनके परम मित्र थे, उनको ये जब बताया, उनके सामने लेकर गए, तो राज कपूर को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, शैलेंद्र से कहा कि देखो भाई, मैं ये फिल्म करने के लिए आपके साथ तैयार तो हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सोचकर शैलेंद्र को लगा कि अरे, क्या शर्त हो सकती है, ये क्या मांग सकते हैं। तो राज कपूर ने हंसते हुए दोस्ताना मिजाज में कहा कि मैं पूरा एडवांस लूंगा। और वो एडवांस क्या था? 1 रुपया मेहनताना। मीन्स मैं जो ये फिल्म में काम करूंगा, उसकी जो सैलरी होगी, मेहनताना होगी, वो मेरी 1 रुपया होगी, और वो मुझे पहले चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उन दोनों के बीच में दोस्ती, हंसी मजाक होती रहती थी, दोस्ती थी। तो फिल्म की कहानी उन्हें अच्छी लगी, लेकिन करने के लिए, जस्ट उनका साथ देने के लिए उन्होंने कहा। फिर फिल्म में क्या हुआ, राज कपूर जो उस समय के बहुत पॉपुलर स्टार थे, उन्होंने उसी सादगी से किया। उसमें ये नहीं दिखता है कि वो एशिया के शोमैन है। वो हीरा मन, जो फिल्म का जो फिल्म में कहानीकार नायक का नाम है हीरा मन, जो सीधा साधा गांव वाला है, देहाती भुच्च है, वो बैलगाड़ी चलाता है, और कैसे वो एकदम भावनाओं में भरा हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज उन्हीं के रोल को अदा किया है। उस समय की मशहूर एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान। वो भी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उन्होंने भी हीराबाई का रोल अदा किया है, एक सूती साड़ी, छीट की साड़ी पहने हुए, जो नौटंकी में काम करने वाली है। तो वो भी बहुत सादगी से, बहुत अच्छे से दोनों ने इसमें काम किया था। तो इसको ये दिखाता है। और फिर कहते हैं कि फिल्म में इतनी सादगी है कि कहीं जा, वो कजरी नदी के पास एक घटना है, राज कपूर बैठता है, उकड़ू होके बैठता है, तो उस समय भी उसकी बातों से कैसी सादगी और इनोसेंट वाली झलक आती है।
जो हीराबाई का रोल की है वहीदा रहमान, उसकी बातों से भी कैसे सादगी वाली झलक आती है वो है। या फिर फ़िल्म में ये भी दिखाया गया है कि भले ये इसके गाने पॉपुलर हो गए हैं, नायक-नायिका पॉपुलर हैं उस समय के, लेकिन फिर भी वितरक नहीं मिले। लेकिन हाँ, जब वो पॉपुलर हुआ, तब उसको जब सम्मान मिला, बहुत पुरस्कार मिला, तब लोगों ने ये रियलाइज़ किया था। तो तीसरी कसम पढ़ने का ये उद्देश्य यही है कि अगर हम कोई भी काम को जोखिम भला भरा काम को करने की कोशिश करते हैं और सच्चे मन से सच्चाई के रास्ता पर चल के करेंगे, तो भले हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें सफलता मिलेगी। तो उसमें क्या होगी? संतुष्टि होती है। ठीक है? तो हो सकता है आप लोगों को, इसमें मैंने आपको कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, लेकिन जो मैंने मुख्य निर्देश दिए हैं, इसको आप अगर पढ़ोगे तो इससे आपको हॉट्स वाले क्वेश्चंस के आइडियाज़ मिल जाएँगे, आपको समझ में आ जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी आज समझ में आई होगी। मेरा एक और सजेशन है सभी बच्चों से कि सीबीएसई में जितने भी लेसन्स होते हैं ना, चाहे आप संचयन के लेसन पढ़ो, चाहे आप स्पर्श के लेसन पढ़ो, बच्चों एक लेसन को ना 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ने की कोशिश करो। पाठ को जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो पाठ को समझोगे, तो आपको बाकी चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हाँ, इसका हॉट्स वाला जो क्वेश्चन्स होगा, वो मैं अपलोड कर दूँगी दूसरे वीडियो में, ठीक है? और वैसे ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद। बाय-बाय।